तो फिल्म की शुरुआत में हमें दुनिया का एंड दिखाया जाता है, जहाँ रिसोर्सेज खत्म होने के साथ साथ दुनिया पर गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई, इतनी कि अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघलने लगी। और इस बर्फ में जमे हुए वायरस ने जमीन पर कई किस्म की वबाएं फैला दी, जिनसे बचे कुछ इंसान भी तेजी से मारे गए। सभी मुल्कों की गवर्नमेंट और अमीर लोगों ने जान बचाने के लिए इस दुनिया को छोड़ जाने का फैसला किया और रॉकेट्स के जरिए दूसरे प्लैनेट्स पर जाने लगे। पर उनका ये फैसला इतना अचानक था कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी। ना उन्हें ये पता था कि वो दूसरे प्लैनेट पर पहुंचेगी कैसे, और ना वो ये जानते थे कि वो सरवाइव कैसे करेंगे। ऐसे में बहुत सारे रॉकेट्स स्पेस में जाते ही तबाह हो गए और लोग स्पेस में ही मारे गए। अब दुनिया में जितने बचे कुछ इंसान रह गए थे, वो भूख और प्यास से मारे गए और कुछ आपस में लड़कर मारे गए। अब दुनिया पर हमें अकेली बची हुई इंसान ईवा को दिखाया गया, जो पहाड़ों के ऊपर बनी मिलिट्री बेस में एक रोबोट के साथ रहती थी। ये मिलिट्री बेस उसके डैड ने बनाई थी और ये रोबोट भी उसके डैड का ही था। ये रोबोट ईवा के घर के बाहर सिक्योरिटी करता था, ताकि कोई ईवा को नुकसान ना पहुंचाए और ना कोई ईवा की चीजें चुरा कर ले जाए। आज भी जब ईवा कुछ जरूरी सामान के लिए नीचे जाने लगते हैं, तो रोबोट उसको जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि नीचे का पानी नहीं पीना और अपनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई लेकर जानी है। नीचे जाने पर हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है। इसी तबाह हुई दुनिया में ईवा एक सुपर स्टोर ढूंढकर वहाँ चली जाती है, अपनी जरूरत का सामान लेती है और वहीं पर उसे लेवेंडर सीड्स मिल जाते हैं। वो जानती थी कि आज के दौर में इन्हें उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद उसने हारी नहीं थी। वो इन सीड्स को भी उठाकर यहाँ से बाहर निकल आई। आज भी उसे उम्मीद थी कि कोई सर्वाइवर उसे अपने जैसा मिल ही जाएगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिला। तो उसने सुपर स्टोर के बाहर अपनी लोकेशन लिख दी कि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा हो तो वो उसके साथ आकर रहने लगे। अब ईवा जब घर आई तो हमने देखा कि रोबोट उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन हर मर्तबा ईवा को अपने घर जाने से पहले इस रोबोट को पासवर्ड बताना पड़ रहा था, चाहे ईवा 10 ही मर्तबा गाड़ी से गेट तक क्यों न जाती। एक मर्तबा तो ईवा तंग भी आ गई और ईवा ने गलत पासवर्ड लगा दिया, और उसके गलत पासवर्ड लगाते ही ये रोबोट उसके ऊपर गन तान देता है। अपने आप को बचाने के लिए ईवा उसका सही पासवर्ड लगा लेती है और अब घर जाती है। कपड़ों समेत शॉवर लेती है ताकि जो भी नीचे का वायरस उसके कपड़ों पे लगा हो वो सारा धुल जाए, और उसके बाद अपने काम पे लग जाती है। उसने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ था, जिसमें वो अपनी जरूरत का सामान उगाती थी। उसकी इस अकेली जिंदगी में और कुछ था भी नहीं, अपने लिए सामान उगाना, अपने लिए सप्लाईज लेके आना और अपने लिए ही एनर्जी बनाना। आजकल वो अपने घर पे सोलर इंस्टॉल कर रही थी ताकि एनर्जी की कोई कमी ना रहे। ईवा अकेली ही ये सारे काम करती थी। उसका रोबोट बस घर के चारों तरफ घूमता रहता था। अगले दिन काम करते हुए ईवा रोबोट से मजाक करने लगती है, लेकिन ये एक एआई है, मजाक ये लोग नहीं समझ पाते। खैर, अब ईवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है और रोबोट यहाँ पर उसे शादी की डेफिनेशन बताता है और कहता है कि एक रोबोट और एक इंसान की शादी नहीं हो सकती। तो ईवा उससे कहती है, फिर मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? यहाँ उसके और रोबोट के दरमियान होने वाली बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड ये बेस बनाने के बाद अपने बटालियन के पास गए थे और ईवा को ये कह के गए थे कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन सालों गुजर गए, वो यहाँ नहीं आए। रोबोट भी ईवा की थोड़ी थोड़ी बात समझने लगा और अब रोबोट ने उससे कहा, मैं सिर्फ 40 साल तक काम कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया फिर तुम्हारा क्या बनेगा? ईवा मजाक में उसे कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। खैर, अब ईवा उससे रोबोट के रूल्स पूछती है। रोबोट बताता है कि हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा रूल ये था कि उन्होंने इंसानों के दिए हुए हर ऑर्डर को फॉलो करना था, और तीसरा रूल ये था कि वो अपने आप को जिंदा रखेगा, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि उसके जरिए इंसानों को नुकसान न पहुंच रहा हो और वो इंसानों का ऑर्डर न मान रहा हो। यहाँ पर ईवा उसे याद दिलाती है कि तुम्हें एक चौथे काम के लिए भी बनाया गया था, नए एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। अब रोबोट ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी रोबोट हूँ, मुझे चीजें इकट्ठी करने के लिए नहीं बनाया गया। वो कहता है, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है और अनजान लोगों को यहाँ तक आने से रोकना है, और मेरे मुताबिक अनजान वो है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। ईवा ने उससे कहा, तो ये गलत है, अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता लेकिन वो इंसान था और मर रहा था तो तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। याद नहीं है वो टाइम जब तुम्हारी ड्यूटी एक चेक पोस्ट पे थी और तुमने इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया था, हालांकि वो गर्मी से मर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड नहीं याद था। तुम और तुम्हारे जैसे रोबोट्स ने उन बचे कुछ इंसानों को भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया और बेचारे सभी इंसान मारे गए। और रोबोट को बताती है कि तुम लोगों की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन फिर तुम सबको रीप्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरे बस में होता, मैं सारी चीजें दोबारा से रीप्रोग्राम करती और तुम्हें सब याद दिलाती कि तुम कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हो। यहाँ तक कि अब भी ईवा को इस रोबोट के साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। उसे इस रोबोट से ही डर लगा रहता था, लेकिन वो इस रोबोट को बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारे काम उसके डैड को आते थे। क्रिसमस आने वाला था। अब ईवा ने अपने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए?
जिस पर रोबोट ने जवाब दिया, हम रोबोट्स गिफ्ट नहीं लेते। और ईवा को फिर से अपनी दुखिया बात याद आ गई कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक रोबोट के साथ गुजार रही है। तंग आकर उसने रोबोट से कहा, कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो तुम। बहुत सोचने के बाद शाम में रोबोट उसके पास आया और उसने ईवा से कहा कि अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो तो तुम एक आंख यानी एक आई मुझे गिफ्ट करो, जिससे मैं सब देख पाऊँ। ईवा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ सोचा जा सकता है इस बारे में। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईवा एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए दोबारा नीचे की तरफ जाने वाली थी, क्योंकि असली ट्रीज अब इस दुनिया में नहीं थे और उसे क्रिसमस के लिए एक ट्री डेकोरेट करना था। जाने से पहले आर्थर ने उसे वही इंस्ट्रक्शन दी कि ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना है। ईवा अब अपना सामान लेकर जब वापस आई तो उसे अब घर के अंदर जाना था। रोबोट ने उससे रोज की तरह पासवर्ड मांगा। ईवा ने उसे बता भी दिया, लेकिन रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी, क्योंकि इस मर्तबा ईवा ने गलत पासवर्ड बताया था। असल में इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने बाद रिन्यू हो जाता था और नया पासवर्ड ईवा के डैड के जर्नल में था। ये सारे पासवर्ड असल में ईवा के डैड ने ही सेट किए थे और सभी को सेट करके डायरी में लिख दिया था। डायरी अब घर के अंदर थी, वो अंदर जाती तो सही पासवर्ड देख पाती, लेकिन ये रोबोट उसे अंदर जाने नहीं देता। ईवा यहाँ पर रोबोट की मिन्नतें करने लग जाती है, लेकिन रोबोट के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। ईवा को प्यास भी बहुत लगी थी। उसे जितने पासवर्ड याद थे उसने सारे रोबोट के सामने बोल दिए, लेकिन सारे पासवर्ड गलत थे। ईवा अब रोबोट को समझाने की कोशिश करती है, देखो रोबोट, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली इंसान बची हूँ और तुम्हें मेरी ही हिफाजत के लिए यहाँ लाया गया है, तो मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो। मैं जर्नल लेकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता देती हूँ। लेकिन रोबोट उसकी एक नहीं सुनने को तैयार था। रोबोट ने इस मर्तबा भी उसकी बात नहीं मानी, तो ईवा जाकर दूर बैठ गई। उसने सोचा कि कुछ देर बाद जब रोबोट का ध्यान भटकेगा तो वो उसे चकमा देकर घर के अंदर चली जाएगी। और जैसे ही वो ऐसा करने लगी तो साइड से रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी, यानी ऐसा करना भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब वो अपने घर के अंदर जाने के लिए ही तरस रही थी। कुछ देर बाद ईवा नए आइडिया के साथ रोबोट के पास आती है और वो उससे कहती है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट ने बताया, इस दुनिया में अब कोई जिंदा पेड़ नहीं है, तो तुम्हें एक कुल्हाड़ी चाहिए किस लिए? यानी इस रोबोट को सब याद था, ईवा भी याद थी, लेकिन ये रोबोट भी अपने प्रोग्राम की वजह से मजबूर था। जो उसे पासवर्ड नहीं बताता था वो उसके लिए अनजान था और उसे वो अंदर जाने नहीं दे सकता था। रोबोट को ईवा याद भी थी, लेकिन जब तक ईवा उसे पासवर्ड न बताती वो उसे अंदर जाने नहीं दे सकता था। दोबारा ईवा किसी इंसान की तरह उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है, उसकी मिन्नतें करती है कि तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं जर्नल देखकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन अभी भी रोबोट उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ईवा उससे कहती है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मेरे पीछे पीछे आ जाना, अगर मैंने तुम्हें सही पासवर्ड ना बताया तो बेशक तुम मुझे मार देना। जिस पर रोबोट ने उसे कहा, हमारा काम इंसानों की हिफाजत करना है, ना कि उन्हें मारना। वो बताता है कि मैं सिर्फ उसी इंसान को मार सकता हूँ जो मेरे लिए अनजान है, और मेरे लिए अनजान हर वो शख्स है जिसको पासवर्ड नहीं आता मेरा। रोबोट की इन हरकतों से परेशान होकर ईवा ने अब उसके सामने ट्राई करना भी छोड़ दिया और रात भी उसने अपने कैंप के बाहर ही गुजारी। उसने सोचा था कि रात में किसी तरह वो अपने कैंप के अंदर चली जाएगी, लेकिन आर्थर नामी ये रोबोट उसके दरवाजे के आगे से हट ही नहीं रहा था। अगली सुबह अब ईवा का प्यास और भूख से बुरा हाल था, उसे किसी तरह अंदर जाना था। उसने एक नया आइडिया लड़ाया, अपने कपड़े उल्टे पहने और अपना मुंह ढककर वो रोबोट के पास गई और उसने रोबोट से कहा कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने रोबोट को बताया कि रोबोट के लॉस के मुताबिक रोबोट को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिफ्यूजी है और कोई भी रिफ्यूजी दूसरी जगह आकर बहुत ही आराम से पनाह ले सकता है अगर उसे अपने मुल्क में कोई खतरा हो। रोबोट उससे पूछता है, तुम किस तरह के रिफ्यूजी हो, डिजास्टर रिफ्यूजी या पॉलिटिकल रिफ्यूजी? ईवा ये बात तो जानती थी कि डिजास्टर रिफ्यूजीज को दूसरे मुल्कों में आना नहीं पड़ता, इसीलिए उसने कहा कि मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूँ। यानी ईवा का कहने का मतलब था वो ऐसे मुल्क से आई थी जहाँ पर जंग चल रही थी। रोबोट यहाँ उससे कहता है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम पीछे से घूम कर आओ। असल में वो उसे पूरी तरह स्कैन करना चाहता था। ईवा उसकी बात मानते हुए पीछे गई और जब वापस आई तो उसने अपना हुलिया दोबारा ईवा जैसा बना लिया, और यही तो उसने गलती की थी। रोबोट ने जब उसका हुलिया स्कैन किया तो वो उसे एक रिफ्यूजी नहीं लगी और रोबोट ने उसे दोबारा पनाह देने से मना कर दिया। तीसरी मर्तबा ईवा जब अपने असली हुलिया में रोबोट के सामने आई तो रोबोट ने ईवा को देखते ही उसे कहा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक अनजान शख्स और एक रेफ्यूजी आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। ईवा को लगा कि शायद अब रोबोट को कुछ नई बातें याद आ रही हैं। वो रोबोट से कहती है, प्लीज तुम मुझे अंदर जाने दो, लेकिन रोबोट इस मर्तबा भी उससे पासवर्ड मांग लेता है। थक हार कर ईवा यहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो रोबोट से कहती है कि अगली मर्तबा कोई रेफ्यूजी यहाँ आए तो उसे पानी जरूर दे देना। अब पानी ईवा को पीना था। वो दोबारा एक रेफ्यूजी का हुलिया बनाकर रोबोट के सामने आई और उसने रोबोट से कहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन पानी देने से पहले रोबोट अब उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगा।
वो उससे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ईवा उस पर गुस्सा होने लग जाती है कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ, जंग के माहौल से भाग कर आई हूँ, ऐसे में मेरे पास कहाँ होंगे डॉक्यूमेंट्स। ये सुनकर अब रोबोट उससे कहता है कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन तो जरूर देनी होगी कि तुम हमारे मुल्क में रहना क्यों चाहती हो। और ईवा ने एक झूठी स्टोरी बनाई कि जंग में उसके सारे पेरेंट्स मारे गए, अब वो अकेली रहती है, उसकी जान को भी खतरा है, इसलिए वो यहाँ आ गई। तंग आकर वो दोबारा रोबोट से पानी मांगती है तो रोबोट बताता है कि मैं एक रिफ्यूजी को तभी पानी दूंगा जब मैं पहले ईवा को पानी दूंगा, और ईवा को मैं पानी तब दूंगा जब ईवा मुझे अपना पासवर्ड बताएगी। पासवर्ड तो याद ही नहीं था ईवा को। एक और रात ईवा को बाहर गुजारनी पड़ी। भूख और प्यास से उसका जिस्म कमजोर पड़ गया था। सुबह होने पर वो रोबोट के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो या एक सेकंड मुझे अंदर जाने दो। तो रोबोट उससे कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद कर भी देता अगर मुझे लगता कि तुम दुनिया की आखिरी इंसान हो, लेकिन कल ही मेरे सामने एक रेफ्यूजी और एक अनजान लड़की आई थी। ऐसे में उन दोनों की जिंदा होने की वजह से तुम्हारी कदर कम हो गई है। ईवा की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो इस रोबोट के साथ कोई बहस करती। यहाँ पर रोबोट उस पर तरस खा के उसे बताता है कि करीब ही एक पावर प्लांट है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई इंसान हो, क्योंकि उसके चलने का पता अक्सर रोबोट को चलता है। अगर वहाँ इंसान होते तो वहाँ पे पानी और खाने का भी कुछ होता। ईवा बिना कुछ सोचे समझे उस जगह की तरफ बढ़ गई। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भी बहुत कम था, क्योंकि बाकी सारे ऑक्सीजन टैंक्स उसके घर के अंदर थे, लेकिन फिर भी वो उस पावर प्लांट के अंदर गई। ये पावर प्लांट बहुत गहरा था। ईवा को उतरते हुए भी बहुत टाइम लगा, लेकिन शुक्र ये था कि अंदर जाने पर उसे कुछ पानी की बोतल्स मिल ही गई। ईवा ने अपने ऊपर से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ के अंदर चली गई, जहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ मौजूद पानी की सारी बोतलें खाली थी। एक और बुरा काम जो ईवा के साथ हुआ इस प्लांट में आने पर, इस प्लांट में कुछ रेडिएशंस निकल रही थी जो ईवा की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती थी, और वो ईवा को अब लग भी चुकी थी। अपनी बची कुची सारी ताकत ईवा अपने कैंप में वापस आने पे लगा देती है और आखिरी मर्तबा अपनी जान बचाने की कोशिश के लिए वो उस रोबोट को ही मारने का सोचती है। अपनी गाड़ी को वो तेजी से रोबोट के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन पता चलता है कि ये रोबोट बहुत मजबूत लोहे से बना था। गाड़ी के टकराने की वजह से उल्टा गाड़ी ही जल गई, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह देखने को मिलता है कि ईवा की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसके पास गिनी चुनी सांसें बची थी। मरने से पहले उसके पास जो लेमन ट्री के सीड्स थे वो यहाँ जमीन में गाड़ देती है, इसी उम्मीद में कि शायद कभी ये उग जाए। उसको देखकर अब उसका रोबोट उसके पास आता है और रात में होने वाली हर चीज की रिपोर्ट देता है कि किसी अनजान ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। ईवा उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, वो उससे पानी मांग रही थी, लेकिन रोबोट उससे कहता है मुझ पर और यहाँ पर हमले होने लगे हैं, मैं अपने पोस्ट और अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। ईवा को डिहाइड्रेशन की वजह से अब हेलुसिनेशंस भी हो रहे थे। उसे ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो उसके साथ हो भी नहीं रही थी। वो अपने आप को अच्छे कपड़े पहने अच्छी दुनिया में एंजॉय करता हुआ देखती है। अगली मर्तबा उसे हेलुसिनेशन होती है कि जैसे उसके डैड उसे पानी पिलाने के लिए आए हैं, लेकिन सामने वो देखती है कि यहाँ पर उसका रोबोट ही था जो उससे उसका पासवर्ड मांग रहा था। अब ईवा के अंदर बोलने की जान भी नहीं थी। यहाँ पर रोबोट ने उसे बताया कि अगर तुम मर गई तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। ईवा उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और उससे सिर्फ आखिरी ख्वाहिश कहती है कि तुम मेरे लेवेंडर के सीड्स को पानी दे देना। ये कहते ही वो मर गई और रोबोट ने अपना नया पासवर्ड लेवेंडर सेट कर लिया। इस रोबोट को आखिरी इंसान के मरने पे भी कोई दुख नहीं हुआ था, वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। मूवी का कंक्लूजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसी फीलिंग्स नहीं रख सकते और ऐसे एक दिन इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। और बस यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।